नमस्कार बच्चों, आओ चलते हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल किया जाए। जैसा कि पिछले टर्म पर आपको बताया गया था कि पी ई बाई E2 बाई E1 अर्थात घटना E1 के घटित होने के बाद E2 के घटने की प्रायिकता पी E1 इंटरसेक्शन E2 बाई पी E1। इस पर और भी प्रश्न है, जैसे एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है यदि वह लाल है तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता बच्चों, ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें लाल पत्ते दो तरह के होते हैं, एक ईंट के होते हैं, एक पान के होते हैं। ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, ये दोनों मिला करके 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, और 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो काले होते हैं, और 13 पत्ते काले पत्ते में 13 पत्ते लाल पान के होते हैं और 13 पत्ते चिड़िया के होते हैं। 13 पत्ते लाल में ईंट के होते हैं, 13 पत्ते लाल पान के होते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो 4 बादशाह होते हैं। 2 बादशाह लाल पत्तों में मिलता है और 2 बादशाह हमारा मिलता है काले पत्तों में। तो आपको दिया हुआ है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। एक पत्ता खींचा गया, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचोगे तो प्रदत्त समष्टि में अवयवों की संख्या यानी S=52 होगी। अब प्रश्न उठता है कि यदि वह लाल है, लाल पत्ता होने की घटना, E1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? E1। लाल होने की घटना E1, तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बादशाह होने की प्रायिकता होने की घटना E2 हो। तो अब हम देखते हैं कि लाल होने की घटना हमारी E1 है, तो लाल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि N1 = 52। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि यदि वह लाल है तो उससे बादशाह होने की प्रायिकता। आपको निकालना है कि यदि वह लाल है, माने E1 घटित हो चुकी है, तो E2 के घटने की प्रायिकता ये निकालना है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम क्या लिखेंगे? P E2 बाई E1 = P E2 इंटरसेक्शन E1। यहाँ ना लिखा जाए, चलो ठीक है, देखा जाएगा बाद में। N1 = 52 होंगे, तो लाल पत्ते कितने होंगे? 52 होंगे, और उनके बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की घटना क्या है? E2 है। कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। तो N2 = 4 लिखेंगे। अब ये देखो कि 4 बादशाह जो होते हैं, इसमें 2 बादशाह लाल रंग के होते हैं और 2 बादशाह काले रंग के होते हैं।
जबकि E1 घटना में जो 52 प्रकार एलिमेंट है, 52 अवयव है E1 में, सॉरी यहाँ पर होंगे 26 सॉरी यहाँ 26 होंगे। देखो फिर एक बार देखो कि यदि लाल पत्ता खींचोगे तो 52 पत्तों में से एक पत्ता कोई आएगा, तो ये घटना 52 प्रकार से घटित होगी। और लाल होने की घटना E1 है, लाल पत्ते होते हैं 26, तो यानी 1:26 होगी, 26 पत्ते उन्हीं में से कोई निकलेगा। तो इसके बाद है बादशाह होने की घटना। बादशाह होने की घटना आपकी क्या है, E2 है। तो बादशाह होने की घटना कितने प्रकार से घटित हो सकते हैं, 4 प्रकार से, क्योंकि चारों में से कोई भी बादशाह निकल सकता है। अब हमें देखते हैं कि ये जो 26 पत्ते लाल हैं इसमें 2 बादशाह हैं, और ये जो E2 से संबंधित 4 अवयव हैं इसमें भी 2 बादशाह ऐसे हैं जो लाल हैं। इसलिए यदि हम निकालें E1 इंटरसेक्शन E2 तो आपका मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि 2 बादशाह इसमें लाल हैं और वही 2 बादशाह इसमें भी लाल हैं। इसमें तो काले बादशाह जो है वो इसमें नहीं है, इसलिए E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 2 होगा। अब हमें निकालना है PE2 बाई E1, PE2 बाई E1 यानी PE1 इंटरसेक्शन E2 बटा PE2 PE1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NE1 इंटरसेक्शन E2 बटा ANE1। इस तरह से अगर देखा जाए तो P बराबर हम लिख सकते हैं कि NE1 इंटरसेक्शन E2 बटा NE1। तो E1 इंटरसेक्शन E2 में कितने अवयव हैं, 2, और E1 में कितने अवयव हैं, 26 इक्वल टू 1/3। इस तरह से आप देखते जाओ। अगला क्वेश्चन, 2 एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। यदि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो, यदि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो तो अंकों के योग 6 होने की प्रायिकता बनती है, 6 होने की प्रायिकता बताएं। यहाँ पे प्रतिबंध दे दिया है, एक पासा है उसे 2 बार उछाला गया। मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक साथ उछालो, बात वही होगी। एक पासे को अगर आप 2 बार उछालते हो तो प्रतिदर्श समष्टि NS में कितने अवयव होंगे, 36, क्योंकि पहले उछाल 6 प्रकार से आएगा, दूसरे भी 6 प्रकार से, 6 × 6 36 अवयव होंगे। और कहता है कि यदि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हैं, प्राप्त अंक कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब प्राप्त अंक अलग अलग हैं मैंने दोनों अंक एक जैसे नहीं हैं, तो प्राप्त अंक भिन्न भिन्न होने की घटना प्राप्त अंक भिन्न भिन्न होने की घटना, माना प्राप्त अंक भिन्न भिन्न होने की घटना E1 है। फिर कहता है तो अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता, ये भी मानना पड़ेगा कि माना
अंकों का योग 6 होने की घटना E2। अब ये देखो कि यदि E1 घट चुके हैं तो E2 घटने की प्रायिकता निकालनी है। यदि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है तो अंकों के योग 6 होने की प्रायिकता निकालनी है। आपको निकालना है P E2 जबकि E1 घट चुकी है, या E1 के घटने के बाद E2 की प्रायिकता निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हो, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 बटा E1। अब यहां देखा जाए प्राप्त अंकों का योग भिन्न भिन्न होने की घटना E1 कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे अगर आप E1 लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, E1 के लिए आप देखोगे कि दोनों अंक समान नहीं होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के साथ 2 होना चाहिए, 1 के साथ 2 होना चाहिए, 1 और 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों अंक समान नहीं है। ऐसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर इसी तरह से यदि 2 आया तो 2 1 होगा, लेकिन 2 तो नहीं होगा, तो 2 3 होना चाहिए, 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 के लिए देखा जाए, 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, 4 5 और 4 6। फिर 5 के लिए देखा जाए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 होगा, और 6 6 नहीं होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो implies that E1 is equal to 30। कितने अवयव है? 30। 5 5 का 30 अवयव है। अब आपको देखना है कि अंकों का योग 6 होने की घटना E2, तो E2 इक्वल टू क्या देखोगे, E2 के लिए 6 होने पर हम विचार करेंगे। हमें देखेंगे कि अंकों का योग 6 हो। मान लो पहले पासे पर सबसे छोटी संख्या 1 आती है, तो दूसरे पासे पर क्या होना चाहिए कि अंकों का योग 6 आएगा, 5 होना चाहिए, 1 5 होगा। इस तरह से एक, अब 2 के साथ देखेंगे, 2 के साथ 4 होगा, फिर 3 के साथ 3 होगा, फिर 4 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 2 आएगा तब 6 होगा, फिर 5 के साथ 1 आएगा तो 6 होगा। यही हमारे अंक मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि E2 के घटित होने की कुल विधियां कितनी, 1 2 3 4 और 5। अब हमें निकालना है P E2 बाई E1, तो हमें चाहिए N E1 इंटरसेक्शन E2। तो इससे पहले हम E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लें। E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 में वही अवयव लिखे जाएंगे जो दोनों में होंगे। तो एक चीज देखो, ये दोनों के एक जैसे हैं, ये नहीं लिखे जाएंगे, और उसके बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये 4 अवयव ऐसे हैं जो E2 में भी है और E1 में है। 1 5 देखो, 1 5 यहाँ है, 2 4 देखो यहाँ है, 4 2 देखो यहाँ है, और 5 1 यहाँ है। इस तरह से हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि 1 5 2 4 4 2 5 1। अब E1 इंटरसेक्शन E2, ये हमें क्या मिला, 4। तो यहाँ से हम E1 इंटरसेक्शन E2 ले लेते हैं, यहाँ से E1 ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो फिर इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, P E2 बाई E1 इक्वल टू N E1 इंटरसेक्शन E2 बटा N E1। दोनों बातें एक होती हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं P E2 बाई E1 इक्वल टू P1 इंटरसेक्शन E2 बाई P E1। तो P1 अगर लिखना चाहेंगे तो हमें NS का यहाँ दोनों में भाग देना होगा, यहाँ भी NS का भाग देना होगा और यहाँ भी NS का भाग देना होगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, P1 इंटरसेक्शन E2 बाई
P E1। लेकिन अगर बगैर NS का भाग दिए भी आप चाहोगे तो प्रायिकता आपकी मिल जाएगी। तो यानी 1 इंटरसेक्शन A2 अगर हम लिखना चाहें तो हमारा 4 है, और यानी E1 कितना है, यानी 1 में 30 अवयव है। इस तरह से हम देखते हैं कि P E2 बाई E1 अर्थात E1 के घटने के बाद E2 के घटने की प्रायिकता 2/15 हो गई। अर्थात यदि अंकों का योग यदि भिन्न भिन्न अंक आए हैं तो अंकों का योग 100 होने की प्रायिकता आपके 2/15 होगी। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। और क्वेश्चन देखा जाए, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तीन बार उछाला जाता है। यदि घटनाएं ए एवं बी निम्न प्रकार परिभाषित हैं, निम्न प्रकार परिभाषित हैं, क्या है परिभाषित, कैसे परिभाषित है? घटना एक आता है, घटना ए तीसरे पासे पर 4 आना, तीसरे पासे पर 4 आना। घटना एक आती है कि तीसरे पासे पर 4 आ रहा है। घटना बी कह रही है कि पहले पर 3 आए, 3 का आना या 3 आए तथा दूसरे पर 5 आए, तो आपको निकालना है। तो बी के घटने, तो यदि बी घटित होती है, तो यदि बी घटित होती है तो ए के घटने की प्रायिकता, ए के घटने की प्रायिकता निकल। अब यहां देखा जाए कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। जब एक पासे को आप 3 बार उछालोगे तो प्रदर्श समष्टि में 6 × 6 × 6 36 का 216 अवयव होंगे। तो अगर यहाँ ऐसे देखा जाए कि हम देखते हैं कि NS = 216। अब हमें देखना है कि पासे को 3 बार उछाला जाता है। यदि घटना ए एवं बी निम्न का परिभाषित है, क्या है कि घटना ए तीसरे पासे पर 4 का आना, बी क्या है पहले पर 3 आना और दूसरे पर 5 आना। आपको निकालना क्या है कि यदि बी घटित होती है तो ए के घटने की प्रायिकता। यदि बी घटित होती है आपको निकालना है बी घटित हो चुकी है तो ए के घटने की प्रायिकता P A/B। यदि बी घटित हो चुकी है तो ए के घटने की प्रायिकता। तो आइए हम देखते हैं, पहले प्रदर्श समष्टि में कितने आए हैं 216। इसके बाद हम देखते हैं घटना ए तीसरे पासे में 4 का आना। तो ए के लिए हम देखेंगे, ए के लिए यदि प्रदर्श समष्टि बनाई जाए तो हर हालत में तीसरे पासे पर क्या होगा 4 होगा,
और पासों पर कोई भी संख्या हो सकती है। इसके लिए देखा जाए, पहले पासे पर अगर 1 है तो दूसरे पर 1 होगा तो 4 होगा, फिर 1 2 4 होगा, फिर 1 3 4 होगा, फिर 1 4 4 होगा, फिर 1 5 4 होगा, 1 6 4 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले पर 1 आया तो दूसरे के लिए क्रम बारी बारी से बदल रहा है। पहले पर 1 है तो दूसरे पर फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे, और तीसरे पर से ऑलरेडी 4 है। ऐसे प्रत्यक्ष समष्टि बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा। पहले पर 1 है तो अब पहले पर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। पहले पासे पर 1 लिखे, अन्य पासों के लिए लिख दिया गया। अब पहले पर हम 2 लेंगे तो लिखेंगे 2 1 4, 2 2 4, फिर लिखेंगे 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4। इस तरह से फिर लिखेंगे 3 1, अब यहाँ 3 लेंगे, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। ऐसे ही आपका 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा और 6 के लिए होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष समष्टि एन में ए में अगर देखा जाए तो आपके कितने अवयव होंगे। इस तरह से देखा जाए तो एन ए इक्वल टू हो जाएंगे 3 3 6, 6 पंजे 6 6 36 अवयव होंगे, 36। यानी में कितने अवयव होंगे, 36 अवयव होंगे। अब हमको बी बनाना है। बी क्या कहता है, बी के लिए कह रहा है कि घटना बी पहले पर 3 आना, दूसरे पर 5 आना। पहले पर 3 फिक्स है, दूसरे पर 5 फिक्स है। इसको नहीं बदल सकते हो, केवल तीसरे पासे पर आने वाली संख्या ही बदलेगी। तो अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं 3 5 1, 3 5 1, 3 5 2, 3 5 3, 3 5 4, 3 5 5, 3 5 6। ये हमारा एन बी हो गया। ये सही, ये हमारा आपका सेट बी हो गया। समुच्चय बी, घटना बी के लिए हमने सेट बना लिया। घटना बी में इतने अवयव होंगे। अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि एन बी इक्वल टू 5। अब हमें निकालना है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए बाई बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी, यानी इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। क्यों, अगर हम चाहें तो एन इंटरसेक्शन ए में एन एस का भाग दें, फिर एन बी में एन एस का भाग दें, तो हमारा हो जाएगा पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो ऐसे स्थिति में हम इस फॉर्मूले का सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यार ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो इसके पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यदि देखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी यदि देखा जाए तो दोनों में हमारे कौन कौन से अवयव घनिष्ठ हैं, इसके बारे में पहले बात किया जाए। तो आपके पहले पासे पर अंतिम, यहाँ देख रहे हो ए में जितने भी अवयव हैं उसमें अंतिम पासे पर 4 है। ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसके अंतिम पासे पर 4 न आया हो या जिसका अंतिम अंक 4 न हो। तो हम देखेंगे कि इसमें से और इसमें से वही अवयव उभयनिष्ठ होंगे जिसमें अंतिम अंक 4 होगा, क्योंकि इसमें सभी जितने भी अवयव हैं, जितने एलिमेंट हैं, सबके लास्ट में अंतिम अंक आपका 4 है, और इसमें भी अंतिम अंक 4 होना चाहिए। तो अंतिम अंक कहाँ 4 है, ये 4 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये बन गया 3 5 4। तो हम देखते हैं कि यार ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला हमें, इक्वल टू 1 मिला। तो यानी इंटरसेक्शन बी क्या हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और एन बी क्या लिखेंगे, एन बी इक्वल टू आपका मिला है बी में अवयवों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे 1/6। इस तरह से देखते हैं पी ए बाई बी इक्वल टू 1/6। अर्थात यदि घटना भी घटित होती है तो ए के घटने के प्रायिकता 1/6 होगी।
अगला क्वेश्चन, यदि 1 से 9 तक के पूर्णांकों में से कोई दो पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाता है, यादृच्छिक चुना जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम आता है तो दोनों पूर्णांक विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता। बच्चों हमें देखना है कि 1 से 9 तक के पूर्णांकों में से कोई दो पूर्णांक चुना जाता है। आपको फिर आगे 1 से 9 तक के पूर्णांक है, इसमें से कोई दो पूर्णांक चुना जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम आता है तो दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता निकालने है। अब ये देखा जाए इस प्रश्न में 1 से 9 तक के दो पूर्णांकों चुनने की कुल विधियां ही प्रदर्श समष्टि होगी। 1 से 9 तक के किन्हीं दो पूर्णांकों को चुनने, दो पूर्णांकों को चुनने की कुल विधियां जो होंगी वही आपका प्रदर्श समष्टि होंगी NS। 1 से 9 तक के आपको दो पूर्णांक चुनना, तो किन्हीं दो पूर्णांक को कितने तरीके से आप चुन सकते हो, ये जितनी विधि होंगी वही आपके प्रदर्श समष्टि होंगी। तो NS = 9 से 2। प्रदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे? आपको 1 से 9 तक के पूर्णांकों में दो पूर्णांक चुनने की जितनी विधियां होंगी वही प्रदर्श समष्टि के अवयव होंगे। तो इनको कितने प्रकार से चुन सकते हो? NC2। अब NC2 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 गुणे 9 - 2 फैक्टोरियल, या लिख सकते हो फैक्टोरियल 9 बटा 2 गुणे फैक्टोरियल 7 = 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7 बटा 2 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 7। ये आपका कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 9 × 36। इस तरह से देखते हैं कि हमें NS बराबर क्या मिल गया? 36। अब हमारे पास दो घटनाएं हैं। यदि पूर्णांकों का योग सम आता है, माना पूर्णांकों का योग सम आने की घटना E1 सम आता है तो दोनों पूर्णांक भी सम होना, माने E1 घट चुके हैं। अब आगे आता है दोनों पूर्णांक भी सम होने की घटना।
दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना E2 है। तो हमें क्या निकालना है? यदि पूर्णांकों का योग सम आता है तो पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता, सम आ चुका है, सम आने की घटना घट चुकी है, तो E1 घट चुकी है, तो E2 के घटने की प्रायिकता हमें निकालनी है। अब हम देखेंगे ये बराबर क्या होगा, N E1 इंटरसेक्शन E2 बटा N E1, N E1 इंटरसेक्शन E2 बटा N E1। अब हम देखते हैं E1 के लिए घटना E1 कितने प्रकार से घटेगी। घटना E1 क्या है? पूर्णांकों का योग सम आना। 1 से 9 तक के जो आपके अंक लिए गए हैं, इसमें पूर्णांकों के योग सम आने के लिए आवश्यक है कि या तो दोनों पूर्णांक विषम हो या तो दोनों पूर्णांक सम हो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि अगर 1 के साथ 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, विषम आ जाएगा। माने यदि कोई विषम संख्या है तो उसके साथ जुटने वाले संख्या भी विषम ही होनी चाहिए, तभी आपका सम पूर्णांक आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर पूर्णांकों का योग हमें सम चाहिए तो दोनों पूर्णांक या तो विषम हो या तो सम हो। दोनों पूर्णांक विषम होंगे तो भी सम संख्या आएगी, दोनों पूर्णांक सम होंगे तो भी सम संख्या आएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि 1 से 9 तक के जो हमारे अंक हैं, यह 1 से शुरू होता है और 9 पर समाप्त होता है। इस तरह से अंकों की संख्या कितनी है? 9 है। अब हमें देखते हैं अभी 9 है तो इसमें कितने अंक सम है, कितने अंक विषम है। इसके लिए आप ध्यान देना, यदि विषम से विषम पर ही समाप्त होता है, विषम से प्रारंभ होकर विषम पर ही समाप्त होता है, ऐसे स्थिति में विषम अंकों की संख्या सम अंक से ज्यादा हो। जैसे 1 से 9 तक का अंक आपने लिया तो इसमें कुल अंक कितने हैं? 9 हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन 9 अंकों में कितने अंक सम होने चाहिए, कितने अंक विषम होने चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि विषम से प्रारंभ होकर विषम पर समाप्त होता है तो ऐसे स्थिति में विषम अंकों की संख्या एक ज्यादा होगी, अर्थात 9 अंक में से 4 अंक सम होंगे और 5 अंक विषम होंगे। ऐसी बातों को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्न बन सकते हैं। इसके बारे में ये देखो, यदि दोनों विषम से शुरू होकर विषम पर समाप्त हो रहा हो तो हमने कहा कि विषम अंकों की संख्या सम अंक से अधिक होगी, और यदि सम से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त हो रहा हो, सम से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त हो रहा हो, तो ऐसी दशा में भी हम देखेंगे कि कुल अंकों की संख्या विषम प्राप्त होती है, यानी 9 प्राप्त होती है। 2 से प्रारंभ होकर 10 पर समाप्त होगा तो कुल कितने अंक हुए? 9 अंक हुए। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब सम से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त होते हैं तो सम अंकों की संख्या एक ज्यादा होगी, अर्थात इन 9 अंकों में से हमारे 5 अंक सम होंगे और 4 अंक विषम होंगे। और कभी अगर ऐसा होता है कि विषम से समान प्रारंभ होकर सम पर समाप्त होती है या सम से प्रारंभ होकर विषम पर समाप्त होती है, तो ऐसे स्थिति में दोनों अंकों की संख्या आपस में बराबर होगी। हमारी बात फिर एक बार सुन लो। जैसे यदि कोई संख्या विषम से प्रारंभ होकर विषम पर समाप्त होती है तो उसमें जितने अंक होंगे उन अंकों में विषम अंक एक ज्यादा होगा, विषम अंकों की संख्या एक ज्यादा होगी और सम अंकों की संख्या एक कम होगी। उसी तरह से यदि सम से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त होते हैं तो उसमें जितने अंक होंगे उसमें सम अंकों की संख्या विषम अंकों की संख्या से अधिक होगी, अर्थात विषम अंकों की संख्या सम अंकों की संख्या से कम होगी। और यदि ऐसा नहीं है, विषम से प्रारंभ होकर सम पर समाप्त हो रही है या सम से प्रारंभ होकर विषम पर समाप्त हो रही है, तो ऐसे स्थिति में उसमें जितने अंक होंगे उसमें सम अंकों और विषम अंकों की संख्या आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 से प्रारंभ होकर 9 पर समाप्त हो रहा है। क्या है? 1 से 9
तक के किन्हीं दो पूर्णांकों को चुन रहे हैं। तो पूर्णांक 1 से प्रारंभ हो रहा है, हमारा 9 पर समाप्त हो रहा है, विषम से विषम पर समाप्त हो रहा है। इस तरह से पूर्णांकों की संख्या कुल, यहाँ कुल कितने पूर्णांक हैं? 9 पूर्णांक हैं। जब कुल 9 पूर्णांक हैं तो इसमें कितने पूर्णांक विषम होंगे? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों की संख्या, विषम पूर्णांकों की संख्या, विषम पूर्णांकों की संख्या 5 होगी। क्यों? क्योंकि विषम से प्रारंभ होकर विषम पर समाप्त हुआ था। और सम पूर्णांकों की संख्या, सम पूर्णांकों की संख्या 4 बराबर 4 होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, n इवन, हम देखते हैं सॉरी पूर्णांकों का योग सम होने की घटना इवन है, तो इवन में कितने अवयव होंगे? n इवन की बात करेंगे, n इवन। तो पूर्णांकों के सम दो तरह, पूर्णांकों का योग सम दो तरीके से हो सकता है, या तो दोनों अंक सम होने चाहिए या तो दोनों अंक विषम होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि यदि हम विषम अंकों का चुनाव करते हैं तो इन 5 अंकों में से ही हमें कोई 2 अंक चुनना होगा। इस तरह से विषम अंकों को चुनने की जो विधि होगी वो होगी हमारी 5 से 2। विषम अंकों को चुनते हुए अंकों का योग सम मिले, इसकी कुल विधि होगी 5 से 2। अब इसके बाद अन्य विधि ये बचती है कि सम अंकों में से किसी 2 अंक का चयन किया जाए। जब सम अंक में से किसी 2 अंक का चयन करेंगे तो इसकी कुल विधि होगी 4C2, 4C2। इस तरह से हम देखते हैं कि NC1 अगर हमें निकालना है तो 5C2 प्लस 4C2 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। आप समझ रहे हो, फैक्टोरियल 2 5 में से 2 घटाओगे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये 5 नीचे लिख लो, इक्वल टू लिखेगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दो फैक्टोरियल 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 बटा 2 बाई फैक्टोरियल 2, 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दिए तो आपके 5 2 प्लस 2 3 इक्वल टू 10 प्लस 6, 10 और 6। NC1 में कितने अवयव होंगे? 16 अवयव होंगे। इस तरह से कितने अवयव होंगे? 16। अगर हम ये देखें, हमें अब चाहिए A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2 पर थोड़ा विचार करो। A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2 यह कहता है कि पूर्णांकों का योग सम आने की घटना, पूर्णांकों A1 इंटरसेक्शन A2 में कहता है, A1 कहता है पूर्णांकों का योग सम आए और A2 कहता है कि विषम अंक लिए जाएं। पूर्णांकों का योग सम आए और A2 कहता है कि दोनों अंक कैसे हों? विषम। अब हमारी बात सुनो, A1 इंटरसेक्शन A2 ये दोनों प्रतिबंध लागू करते हुए हमें अवयवों को चुनना है। A1 कहता है कि अंकों का योग सम आए, तो अंकों का योग सम आने की कुल विधियां कितनी हैं? 16 है। लेकिन A2 कहता है कि अंकों का योग सम आए लेकिन पूर्णांक कैसे होने चाहिए? विषम होना चाहिए। अंकों का योग सम आया लेकिन पूर्णांक कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो विषम अंकों का चुनाव करते हुए हमारे पास कितने आए? 10 अंक आए हैं। मैंने NE1 में आपका ये हो जाएगा, NE1 इंटरसेक्शन E2 में आपका ये हो जाएगा। एक बार फिर इसको देख लो, NE1 इंटरसेक्शन E2 अर्थात पूर्णांकों का योग सम आए परंतु विषम अंकों को लेते हुए पूर्णांकों का योग सम आना चाहिए। तो इसकी कुल विधि कितनी होगी? 10। कुल विधि कितनी हुई? 10। कैसे? यहां देख लो, पूर्णांकों का योग जब विषम लेते हो, पूर्णांकों का योग जब सम आना चाहिए और दोनों पूर्णांक कैसे होने चाहिए? विषम होने चाहिए। तो इसकी कुल विधि कितनी है? 10। और पूर्णांकों का योग सम आया लेकिन दोनों पूर्णांक कैसे होने चाहिए? सम होना चाहिए।
तो इसकी कुल विधि कितनी है, 6 है। और यहाँ क्या पा रहा है, यानी वन इंटरसेक्शन E2, यानी पूर्णांकों का योग सम आए, पूर्णांकों का योग सम आए, लेकिन वह चुने गए दोनों पूर्णांक भी सम होने चाहिए उस दशा में समाये, तो इस कितना होगा 10। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी वन इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 10, यानी वन इक्वल टू 16, यानी वन इक्वल टू 16। इस तरह से हम लिख सकते हैं 10/16 P E2 बाई E1, P E2 बाई E1 10/16 5/8, ये हमारा आंसर है। इसके बाद ऐसे इस तरह से कोई यदि प्रतिबंध दिया हो, यानी कोई घटना घटित हो रही हो, तो उसके बाद यदि कोई दूसरी घटना घटित होती है तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स इस पर हो जाएंगे। इसके बाद एक चीज हमारा आपको बता दें घटनाओं के संग के बारे में। मान लिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ ले लिया जाए, मान लिया जाए कोई प्रदर्श समष्टि S है, एक पासों को आपने उछाल दिया, एक पासों को आपने उछाल दिया, पासों को उछालने पर 1 से 6 तक का आते हैं, और इनको आप प्रदर्श समष्टि बनाओगे तो पाओगे 1 2 3 4 5 6, पासे के उछाल में प्रदर्श समष्टि ये बन गई। और इससे संबंधित दो घटनाएं हमारी हैं ए और बी, ए और बी। ए क्या है, विषम अंक का आना, 1 3 5। ये क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देते हुए उस फॉर्मूले के पास पहुंचूंगा, इसलिए आपको दे रहा हूं। हमने कहा कि प्रदर्श समष्टि S किसके लिए है, किसी पासे को उछाला जाता है, एक सिंगल पासा है, उसको उछालते हो तो प्रदर्श समष्टि S ये S बनेगी, और इसमें ये अवयव होंगे। और इस प्रदर्श समष्टि से संबंधित एक घटना है अंकों का विषम आना, ये हमारी घटना है अंकों का विषम आना। दूसरा मान लो ये हमारी घटना है कि अंकों का 3 से विभाज्य होना, तो 3 से विभाज्य होने वाले अंक कौन कौन है, 3 और 6। इसके लिए यदि हम वेन डायग्राम का सहारा लें तो हम देखते हैं कि हमारा सेट ए के लिए अगर ये सर्किल खींचा जाए, गोला खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, बे के लिए दूसरा वृत्त खींचा जाए, तो ये पूरे एरिया ए को बताते हैं, ये पूरे एरिया बी को बताते हैं। ए के सारे अवयव इस एरिया में रखे जाएंगे, बी के सारे अवयव इस एरिया में रखे जाएंगे। और हमारी ये एरिया कैसे है, ये हमारे ऐसे एरिया है जिसमें ए और बी दोनों के अवयव रखे जाएंगे, या वे अवयव रखे जाएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 3 ए में भी है, बी में भी है, तो हमें यहाँ लिख देंगे 3। और उसके बाद एक कौन और बचते हैं, एक और बचता है, और 1 और 5, हम इसको यहाँ 1 और 5 लिख देंगे। इस तरह से बी का अवयव 6 बचता है, हम इसको यहाँ लिख दें। इस तरह से यदि देखा जाए, इसको लेकर के यदि देखा जाए, हम देखते हैं ए कप बी, आप पढ़ चुके हो समुच्चय में, ए कप बी, हमें ए कप बी के सभी अवयवों को यदि लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 6, 1 3 5 6। ए और बी में सब में टोटल मिलाकर के जो अवयव वह ए कप बी कहलाता है, या समुच्चय ए और समुच्चय बी का संग कहलाता है। ए संग बी, सारे अवयवों को आप ले लोगे, संग कहलाएगा। अगर हम चाहें केवल ए को लें तो केवल ए वाले अवयव लिखे जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको देखो केवल एक अवयव यहाँ लिखा गया है, ए संग बी ये हो गया, केवल एक अवयव ये हो गया, बी का अवयव ये हो गया। और ये क्या है, यह 3 ए कैप बी, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर कितने 3। इस तरह से अगर देखा जाए इसमें 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 इसमें, तो हमारे यही रिलेशन बनते हैं कि ए कप बी, एन ए कप बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आप पहले से भी जानते हो। ए कप बी में कितने अवयव हैं, अगर देखा जाए ऐसे, एन ए कप बी
तो 5 अवयव होंगे। ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए तो 1 अवयव है, सॉरी यहाँ 4 अवयव है। यानी इंटरसेक्शन बी लिखा जाए तो 1 अवयव है। और यानी ए की बात करते हैं तो 3 अवयव है। और यानी बी की बात करते हैं तो 2 अवयव है। इस तरह से यदि देखा जाए तो ए कप बी में हमें कितने अवयव मिले? 4। यहाँ 4 रखोगे। 4 इक्वल टू यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ कितने हैं? 2 हैं। माइनस 4 इक्वल टू 4। अर्थात ये फार्मूला ठीक है। ये फार्मूला आपको यदि 2 सेट आपके ऐसे हैं, इस पर हम विचार करेंगे। यदि 2 सेट हमारे हैं ए और बी, तो एन ए कप बी, इन समुच्चयों की संघ में अवयवों की कुल संख्या उन समुच्चयों के अलग अलग अवयवों की संख्या का योग माइनस उनके इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या, ऐसा होता है। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब यदि हम देखें कि अगर इसको प्रायिकता के तौर पर लिया जाए, हमें एनएस प्रत्येक समष्टि के कुल अवयव कितने हैं? एनएस दोनों पक्षों में एनएस का भाग दे दें। एन ए कप बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में हमें एनएस का भाग दे दें। दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे? एनएस। तो हमारी प्रायिकता निकल जाएगी पी ए कप बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है पी ए कप बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता के तौर पर हम ऐसे देखते हैं। अब हम यहां विचार करेंगे अपवर्जीय घटनाएं कैसे होती हैं। अपवर्जीय घटनाएं, यदि 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, यदि 2 घटनाएं ऐसे हैं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, तो ऐसे घटनाएं अपवर्जीय घटनाएं कहलाते हैं। जैसे मान के चलो यहां विचार किया जाए, आपका आता है 2 घटनाएं हैं, E1 अंकों का समाना, दूसरी घटना है E2 अंकों का भी समाना। तो इस तरह से देखा जाए कि E1 और E2 नहीं घटित होंगे। यदि किसी पासे को फेंकते हो आप, अंकों का योग सम आता है तो विषम नहीं आएगा, और विषम आता है तो सम नहीं आएगा। इस तरह से हमारी E1 और E2 कैसी घटनाएं हैं? अपवर्जीय घटनाएं हैं। अपवर्जीय घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। ऐसी दशा में अपवर्जीय घटनाओं के लिए E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5। E1 इंटरसेक्शन E2 में कोई अवयव नहीं होते हैं, अतः यहाँ लिखा जा सकता है अपवर्जीय घटनाओं के लिए यदि ए और बी अपवर्जीय हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, एन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी जब 5 होगा तो इसमें कोई अवयव नहीं होंगे, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? 0। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी क्या होगा? 0। यहाँ आपको समझना होगा एन माने अवयवों की संख्या है। ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं है,
ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 है, इसलिए हमने यानी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 लिख दिया। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? पी इंटरसेक्शन बी भी 0 होगी, क्योंकि जिसमें कोई अवयव नहीं होंगे तो इसका भाग से कुछ नहीं मिलेगा। अतः आप लिख सकते हो पी ए कप बी इक्वल टू पी ए प्लस बी। अगर अपवर्ज्य घटनाएं हैं तो ए होगा, और अगर अपवर्ज्य नहीं है उस दशा में पी ए कप बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। हमें कभी कभी भ्रम होता है, बच्चे सोचते हैं कि ऐसा अपवर्ज्य और स्वतंत्र घटना क्या है। यदि दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हुई तो अपवर्ज्य है अन्यथा स्वतंत्र है। एक साथ घटित होने की संभावना है या एक साथ घटित हो सकती है, तो ऐसे घटनाओं के लिए हम ये लगाते हैं, और यदि अपवर्ज्य है तो उनको हम ये लगाते हैं। इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि हमारी पूरक घटना क्या है। पूरक घटना, पूरक घटना यह है कि किसी प्रत्यक्ष समष्टि यश के लिए मान लिया जाए, यही उदाहरण ले लिया जाए, पासे के फेंक की एक प्रत्यक्ष समष्टि हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। हमें पूरक घटना चाहिए। प्रत्यक्ष समष्टि यश के लिए घटना आप चुनो। जैसे आपने चुन लिया कि एक या तो आना, पासे के फेंक में एक या दो का आना, पासे के फेंक में एक या दो का आना, तो 1 2 एक आया 2 है, ये आ गया। अगर इसके पूरक आपको चाहिए तो ये डैश लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू एस माइनस सी, जो आप पहले से जानते हो। तो ए डैश क्या होगा? एस में सी के अवयवों को घटा दोगे तो क्या बचेगा? 3 4 5 और 6। इस तरह से ए की पूरक क्या है? ए डैश। घटना ए क्या है? 1 या 2 आना। ए डैश क्या है? 2 से अधिक आना, 3 4 या 3 4 5 या 6 में से कोई आता है तो ए डैश है, और अगर 1 और 2 केवल आता है तो क्या है? ए है। इस तरह से हम देखते हैं कि ई कॉप ई डैश इक्वल टू एस। तो पूरक घटनाओं का संग प्रतिदर्श समष्टि को निरूपित करते हैं। दो पूरक घटनाओं का संग किसको बताएंगे? प्रतिदर्श समष्टि को निरूपित करेंगे। अगर हम यहाँ एक चीज देख लें, दो पूरक घटनाओं के लिए ये आपका पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, तीसरा ये काम करेगा। दो पूरक घटनाएं ई एवं ई डैश या ई बार हो। ध्यान दो, किसी घटना ए की पूरक घटना को हम ई डैश से दिखाते हैं, ई बार से दिखाते हैं, और इसका मान पहले आप जान चुके हो कि अगर ए डैश चाहिए या ई बार चाहिए, ए डैश चाहिए या ई बार चाहिए, तो प्रत्यक्ष समष्टि एस में से ई को घटाने पर मिलेगा। ई डैश या ई बार चाहिए तो प्रत्यक्ष समष्टि में से घटना ए को घटाएंगे। जिस घटना का पूरक चाहिए उस घटना के अवयवों को प्रत्यक्ष समष्टि के अवयव से घटा देते हैं तो पूरक आपका मिल जाता है। तो इस तरह से, और दोनों का संग कितना होता है? यस। और दोनों का इंटरसेक्शन कितना होता है? 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरक घटनाएं भी क्या होते हैं? अपवर्ज्य होते हैं। एक घटित होगी तो दूसरी घटित नहीं होगी। और हम देखते हैं कि दो पूरक घटनाओं ई तथा ई डैश, ई एवं ई डैश या ई बार हो, तो यहाँ पर इनका कप क्या होगा? पी दो पूरक घटनाएं हैं ए और ई डैश, तो इनका कप क्या होगा? ए कप ई डैश इक्वल टू पी ई प्लस पी ई डैश, पी ई प्लस पी ई डैश। ये बताओ, दो पूरक घटनाओं का कप क्या होता है? प्रत्यक्ष समष्टि एस के बराबर होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ई कप ई डैश बटा एन एस इक्वल टू एन ई
बटा एन एस प्लस एन ई डैश बटा एन एस। तो ये क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। तो एन एस बाई एन एस, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, क्योंकि तो पूरा घटनाओं का संघ प्रत्यक्ष समष्टि के को देता है। ए और ई डैश का यदि संघ करेंगे तो हमारे क्या मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष समष्टि। क्योंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू ई डैश इक्वल टू एस माइनस ए, इसलिए तो पूरा घटनाओं का संघ प्रत्यक्ष समष्टि होगा। तो यहाँ पर हम एस लिखेंगे तो हमारा मिल जाएगा एन एस बाई एन एस, एन एस बाई एन एस। इसकी वैल्यू कितना होगी, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ई प्लस पी डैश। इसको ऐसे ही रहने दो, केवल इसे देखो तो आप लिख सकते हो पी ई प्लस पी ई डैश। थोड़ी थियरी की बात है तो हम लिख सकते हैं पी ई प्लस पी ई डैश। एक बार फिर आप इसको समझ लो, यदि दो पूरक घटनाएं ए तथा ई डैश हो या ई डैश को हम बाहर से भी दिखाते हैं, तो ऐसे स्थिति में पूरक होंगे तो अपवर्जी होंगे, तो इसका पालन करेंगे। अपवर्जी अगर पूरक है तो अपवर्जी है, एक घटित होगी तो दूसरी घटित नहीं होगी। उस दशा में पूरक होने की स्थिति में इनके लिए भी इंटरसेक्शन भी का मान 0 होगा। तो हमारा यही फार्मूला मिलेगा। अब हमें देखते हैं कि पूरक घटनाओं के संघ का मान ए और ए डैश लिखेंगे तो इसका मान एन एस होगा, और एन एस होगा तो पी ई का ई डैश का मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू पी ई प्लस पी ई डैश। ध्यान देना, पी ई डैश। इस फार्मूले को आप बड़ी बातें समझो, बस आपको सिद्धांत की बातें तो थोड़ी अलग रही, लेकिन यहाँ इन फार्मूले से आपको काम लेना है कि यदि दो घटनाएं अपवर्जी हैं तो पी ए कब बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होंगे, और अपवर्जी नहीं है ऐसे दशा में स्वतंत्र है तो पी ए कब बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दो, यदि अपवर्जी नहीं होगी तो कैसे होगी, स्वतंत्र होंगी। यदि अपवर्जी नहीं हो तो कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो पी ए कब बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपवर्जी है तो ये होगा। यदि दोनों घटनाएं पूरक हैं तो एक बराबर पी ई प्लस पी ई डैश। पी को क्या पढ़ेंगे, पी ई को कहेंगे घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। पी डैश क्या कहेंगे, अगर ए घटित होगी तो ए डैश घटित नहीं होगी। घटना ए के न घटित होने की प्रायिकता। इस तरह से हम देखते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो न घटित होने की प्रायिकता P डैश और दोनों का योग क्या होता है 1। अतः हमें यदि चाहिए PE तो हम लिखेंगे 1 माइनस P डैश। P किसी घटना के घटने की प्रायिकता दिया है, न घटने की पूछ रहा है, P डैश पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 1 माइनस PE। जैसे यहाँ लिखा जाए, हमें पूछ रहा है P डैश तो हम लिख देंगे 1 माइनस PE। अगर हमसे पूछ रहा है PE और P डैश दिया है तो हम लिख देंगे 1 माइनस P डैश। ऐसे यह फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे मान के चलो ठीक है, आगे देखा जाएगा। एक चीज और देखो, आप एक चीज और जान लो कि अगर कहीं ऐसे दिया हो A कप A डैश कप B डैश, भले यहाँ प्रायिकता लगाया है ना लगाया, P A डैश कप A डैश कप B डैश दिया हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इस डैश को बाहर करना, इस कप को उल्टा कर देना, इसका मुंह ऊपर है तो नीचे कर देना, ये घुच्चड़ ऐसे उलट देना। तो क्या लिखोगे, लिखोगे P
ए कैप बी और ये दोनों बाहर जाएंगे। ऐसा आपको करके दिखाई दे, जरूरत के अनुसार बदलना हो तो उसे आप ऐसे बदल सकते हो, या अगर ऐसे दिखाई दो ए डैश कप बी डैश, तो देखो यहाँ कप था, यहाँ कैप था, यहाँ संघ है, यहाँ इंटरसेक्शन है। अब आप इस पर भी डैश था, इस पर भी, दोनों का डैश को जब बाहर निकालो तो ये उल्टा हो गया, और यहाँ भी दोनों का डैश जब बाहर निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, ए कप बी डैश। इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको सवाल है न्यूमेरिकल हल करने में काफी सुविधा होगी। देख लिया जाए इस पर कैसे न्यूमेरिकल है। जैसे क्वेश्चन देखो, यदि पी बराबर 10.6 0.6 पी बी इक्वल टू 0.4 पी ए कप बी इक्वल टू 0.9, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पी ए बाई बी। इस तरह से आप देखते हो कि पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए कब बी दिया है, आपको निकालना है पी ए बाई बी, यानी घटना पी के घटित होने के बाद ए की प्रायिकता निकालनी है। तो आप इसे क्या लिखोगे, लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी दो घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा पी बी, नीचे वाला नीचे लग जाता है और ऊपर के दोनों का इंटरसेक्शन लग जाता है। अब आप ये बताओ, अगर ये आपको निकालना है तो पी बी तो आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख दोगे 0.4, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन भी आपके पास नहीं है, तो इसको आपको प्राप्त करना होगा। प्राप्त करने के पहले फार्मूला ये लगाओगे, पी ए कब बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और कैसे देखते हैं, आप देखते हो पी ए कब बी इक्वल टू पी ए, यही देख लो, पी ए कब बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम पी ए क्या लिखेंगे 10.6 0.6, पी बी क्या लिखेंगे 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए का पी इक्वल टू 0.9, तो 0.9 माइनस 1.0 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दो, हमने इन दोनों को जोड़ करके इधर लगा दिया, तो ये हो गया, यहाँ क्या मिलेगा माइनस 0.1 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से माइनस माइनस काटोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.1, तो हम लिखेंगे 0.1, यहाँ लिखेंगे पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे मिल गई, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.1, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.1 इक्वल टू 1/4। अब ऐसे ही अगर हमें ये निकालना हो, अगर हम चाहते हैं सेकेंड पर निकालना चाहते हैं पी बी बाई ए, तो भी निकाल सकते हैं। पी इंटरसेक्शन भी हमारा होगा ही, यहाँ हमें केवल पी ए रख देना होगा, हमारे पास कोड। ऐसे और भी प्रश्न हैं जहाँ पर और फार्मूले लगेंगे, उनको देखो कैसे देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपके बुक में दिए होंगे, कहीं पढ़ते हो तो वहां दिए होंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन है, देखो, यदि पी ए इक्वल टू 0.7 पी बी इक्वल टू 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 ए आपको दिया है। ए के घटने की प्रायिकता, बी के घटने की प्रायिकता और
तथा ए और बी के घटने की प्रायिकता। यहाँ पर एक चीज और देखो, ये कहता है कि ए या बी के घटना ए या बी के घटने की प्रायिकता पी ए कब बी घटना ए या बी के घटने की प्रायिकता पी ए घटना ए के घटने की प्रायिकता पी बी घटना बी के घटने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स घटना ए और बी के घटने की प्रायिकता। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, हमारा ये दिया है। अब आपसे प्रश्न का क्या है, प्रश्न किया है पी ए बार बाई बी बार, दूसरा निकालना है पी ए पी बी बार बाई ए बार, ऐसे सवाल हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अब देखते हैं पहले कैसे निकलता है। इसको देखेंगे, लिखेंगे पी ए बार बाई बी बार। आपका जो ए बार दिया है इसको कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी ए डैश बटा बी डैश, इसको ऐसे लिखो क्योंकि आप जानते हो कि बार हो या डैश हो एक ही बात है, दोनों पूरा घटनाओं को बताते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पी ए डैश बाई बी डैश का क्या मतलब है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी यही बता रहा है कि यदि घटना बी डैश घटित हुई है, यदि घटना भी घटित नहीं हुई है तो एक के न घटने की प्रायिकता। आप इतना दिमाग इसमें मत लगाओ, आप सेम फार्मूला लगाओ जैसे आप जानते हो, आप ये पढ़ चुके हो पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। हम ये जानते हैं, हम बस यही जानते हैं कि पी ए बाई बी दिया है तो नीचे वाली प्रॉपर्टी नीचे रख देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रख देंगे। इतना तो आप पढ़ चुके हो, इतना बातें आपके दिमाग में होंगी। अब यहाँ सेम आपको काम करना है। इसको जानने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि पी ए डैश से घबराने की जरूरत नहीं है, जो है उसे लिखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऊपर बटा पी बी डैश नीचे लिख दिए। हाँ, अब देखो, अब यहाँ आपको इस साइड में आ जाओ, देखो दिया है, इस कैप को बाहर ले आना, ये जो डैश लगा हुआ है इसे बाहर लाना है। मैंने आपको बताया कोई फार्मूला नहीं लिखना है, जब डैश को आपको बाहर लाना है तो इसको बाहर लाओ और इस टोपी को उलट दो, तो आप क्या लिखोगे पी ए कप बी डैश, पी ए कप बी डैश बटा पी बी डैश, ये हो गया। अब आपको पी ए कप बी डैश के लिए अब आगे क्या करोगे, आपको ये सोचना, मैंने आपको बताया है। अगर मान लो पी एक्स डैश है तो हम लिखेंगे 1 माइनस पी एक्स। मान लो हमारा पी एक्स डैश है तो हम उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस पी एक्स। इसी तरह से इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस पी। अरे भाई ठीक है, यहाँ एक्स डैश है और यहाँ एक्स के यहाँ आपका क्या है, ए कप बी है, तो एक्स के यहाँ ए कप बी है, तो ए कप बी के यहाँ एक्स रखोगे। जिस तरह से पी एक्स डैश को 1 माइनस डैश उड़ाते हुए लिख दिया, उसी तरह से पी ए कप बी को 1 माइनस डैश उड़ाते हुए लिख दोगे। उम्मीद है समझ जाओगे आप। देखो पी ए कप बी डैश इक्वल टू 1 माइनस, इसको डैश हटा के पी एक्स डैश इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स। तो इस तरह से देखा जाए यदि, और नीचे क्या हो जाएगा पी बी डैश है तो हम लिखेंगे 1 माइनस पी बी। तो इस तरह से देखो इन दोनों फार्मूला में किसे की जरूरत पड़ जाती है, हम कर लेते हैं। अब एक चीज ये देखो कि 1 माइनस पी ए कप बी अगर हमें लिखना है तो हमें इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो पहले हमें चाहिए पी ए कप बी की वैल्यू। हमारा पी ए दिया है, पी बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, लेकिन ये आपका नहीं दिया है। इस तरह से हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पी ए डैश बाई बी डैश। हमारा मिल रहा है पी ए डैश बाई बी डैश इक्वल टू ये, फिर हम लिखेंगे पी ए डैश बाई बी डैश इक्वल टू 1 माइनस
1 माइनस पी ए कप बी। अब हमें पी ए कप बी चाहिए, तो जो मिलेगा हम यहाँ रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे 1 माइनस पी बी। पी बी की हमारी वैल्यू 0.5। अब आओ यहाँ हम क्या रखेंगे, इस पर विचार करो। पी ए कप बी चाहिए, तो पी ए कप बी कैसे निकालोगे? पी ए कप बी के लिए आपके पास फार्मूला है, पी ए कप बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.7, पी बी 0.5, पी इंटरसेक्शन बी 0.3, 7 5 12, 1.2 माइनस 0.3, 0.9। आपका मिल गया पी ए कप बी। अब हम इसको पी ए कप बी यहाँ उठा के रखेंगे, कितना होगा, इसमें से घटाएंगे 0.9, तो हमारा क्या मिलेगा 1 माइनस 0.9 0.1 मिल जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 1/5 आंसर हमारा। इस तरह से हम देखें तो ऐसी तमाम घटनाएं मिलेंगी। जैसे ए आपने निकाला वैसे ए भी निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर आपका सेम ए होगा पी इंटरसेक्शन बी, नीचे आपका पी ए हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा, और पी ए डैश को लिखोगे 1 माइनस पी बी डैश है यहाँ, तो 1 माइनस पी बी आपने लिखा, और नीचे पी इसमें क्या आएगा पी डैश आएगा, तो 1 माइनस पी डैश लिखोगे तो प्रायिकता इस तरह से आपकी निकल जाएगी। इसके साथ बच्चों अब अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, ओके।